गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और साल के लास्ट मंथ में ठंडे का एंजॉय भी ले रहे होंगे। और ठंड का एंजॉय लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए उम्मीद और जोश के साथ स्टडी कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन जो है पीवाई क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है एनटीपीसी का, जो आगामी आने वाले रेलवे के सारे एग्जाम के लिए, जैसे एनटीएलपी का तो एग्जाम हो गया, अब आपका बचा हुआ आरपीएफ का बचा हुआ है, एसआई का बचा हुआ है, जेई का बचा हुआ और एनटीपीसी का बचा हुआ, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उसका अंतर 19 दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ है, और आपका जो अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई का वैल्यू 19 दिया हुआ है। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 45 दिया हुआ है, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो y y कट जाएगा। 2x इजकल टू आपका इधर हो जाएगा 45 और 19 64, और 64 का आधा कीजिएगा तो 32। डायरेक्ट भी आप निकालना जानते होंगे, x इजकल टू क्या होता है 45 प्लस 19 बाई 2, और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस यानी कि 45 माइनस 19 बाई 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 45 और 19 कितना हो जाएगा बाबू, 64 बाई 2 यानी कि 32, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 माइनस 19 करेंगे तो 26, और 26 बाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साइन बीटा प्लस कॉसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे कॉस नहीं होगा, कॉट होगा, कॉट स्क्वायर बीटा हो तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन बीटा प्लस कॉसेक बीटा, साइन बीटा प्लस कॉसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस आपका दिया हुआ है क्या, सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, और यहाँ पे a माइनस बी मान लेते हैं तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो आप कहोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम a को मान लेते हैं साइन और b को मान लेते हैं कॉसेक बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, डेट मीन्स साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 और एक जगह पे साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा प्लस इसको a माइनस बी पे तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, डेट मीन्स सेक स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू a यानी कि सेक बीटा इंटू कॉस बीटा बराबर कर देंगे किसके, a प्लस tan स्क्वायर b प्लस कॉट स्क्वायर बी। यहाँ पे देखिए आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 के बराबर होता है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री का। और दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये तीनों फॉर्मूला का यूज है इस वाले क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी में मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये 1 के बराबर होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा इंटू साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा, मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए कॉस बीटा और सेक बीटा है तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा।
और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये 1 लिख देते हैं और प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा को इसी तरह से छोड़ देते हैं, कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस ये सेक स्क्वायर बीटा को इसी तरह से छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर बीटा और ये -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे +2 है और यहाँ -2 है, काट दीजिए इसको। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा और सेक स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। देखिए tan से tan कट जाएगा, tan है यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा और कॉट स्क्वायर बीटा से कॉट स्क्वायर बीटा कट जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा a और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1 1 1 यानी कि 3। यहाँ पे आप कहोगे कि a का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसको नोट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। तो सिक्का का अनुपात कितना दिया बाबू 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। इसको क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों में, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 क्लियर है। 1 रुपया का सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है और सिक्का का जो संख्या है, संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। क्लियर है। डेट मीन्स 1 रुपया का 1 के अनुपात में सिक्का है, 50 पैसा का 2 के अनुपात में है और 25 पैसा के 2 के अनुपात में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है और यहाँ पे आप कह रहे हो कि 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू 50 हो गया। डेट मीन्स 1 रुपया का 50 गो सिक्का है, 50 पैसा का 2 यूनिट यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 100 है और 25 पैसा का 100 गो सिक्का है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए कह रहा है कि कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तब 1 रुपया का 50 गो सिक्का है यानी टोटल राशि कितना हो गया, तो 50 ही हो गया 50 रुपया और 50 पैसा का 100 गो सिक्का है। डेट मीन्स राशि कितना है उसके पास 50 पैसा का 100 गो सिक्का है यानी अमाउंट कितना हो गया 50 पैसा के हिसाब से 50 पैसा का 50 रुपया और 25 पैसा का उसके पास 100 गो सिक्का है। डेट मीन्स राशि कितना हो गया 25 पैसा का, तो आप कहिएगा 25 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हो गया राशि 50 50 100 और 25 125 रुपया टोटल राशि है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 का ये जो है मूल है यानी कि इसका वैल्यू है सोल्यूशन है, तो कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसको 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इसको कैसे तोड़ते हैं आप लोगों को पता होगा। 6x स्क्वायर और x को क्या लिखेंगे 10x माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0। कैसे तोड़ते हैं आप लोगों को पता होगा कि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। a है 6 और b है 15, 15 छक्का 90 और 90 को इस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि उसका वैल्यू x के बराबर हो गया यानी 10 इंटू 9 भी कीजिएगा तो 90, ठीक है। और यहाँ पे x था तो 10x माइनस 9x कर दिए। देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन लेंगे, आप कॉमन लीजिएगा 2x, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 5 और ये दोनों टर्म में हम क्या कॉमन लेंगे -3 कॉमन लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3x प्लस 5 यहाँ पे भी और 3x प्लस 5 यहाँ पे भी है, तो दोनों टर्म में हम कॉमन लेते हैं 3x प्लस 5, तो यहाँ पे बचेगा कितना बाबू, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है 0 के बराबर है, तो एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे। तो जब इस टर्म को 0 के बराबर करिएगा, 3x प्लस 5 को 0 के बराबर करिएगा, तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, -5/3। और एक बार इसको 0 के बराबर करिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा हम मान लेते हैं किसको, 3/2 को, यानी 3/2 माइनस बीटा यानी माइनस ऑफ -5/3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/2 और प्लस 5/3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 के 9 और प्लस 10, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 19/6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसको नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालना है और उसके समानांतर भुजाओं का जो लंबाई दिया हुआ है 3 और 5 दिया हुआ है। समानांतर भुजाओं का लंबाई 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 इकाई दिया हुआ है। तो और उसके समानांतर भुजाओं के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, न्यूनतम दूरी आपकी 6 इकाई है। तो पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को बोलते हैं जिसकी दो भुजा जो होती है आमने सामने की समानांतर होती है और दो जो भुजा होती है समानांतर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अगर मान लीजिए कि ये ABC और D समलंब चतुर्भुज है और इसकी लंबाई जो है CD की लंबाई A और B, ये दोनों समानांतर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, न्यूनतम h है। तो एरिया क्या होगा, आप कहोगे कि एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं की लंबाई, दैट मीन्स A प्लस B और इंटू ऊंचाई। तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है समानांतर भुजा कितना कितना दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है, 3 + 5 कर देंगे और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24 इकाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिएगा बाबू। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x² - 2x + 1 = 0 है, तो इसके मूल्य होंगे, मतलब कितने मूल होंगे। तो देखिए आपको हम एक चीज बता देते हैं कि x का मैक्सिमम जितना पावर होगा उतना उस इक्वेशन का मूल होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है 5x³ + 4x² + 2 = 0। तो आप कहोगे कि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो x का 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, x का 3 वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा और गामा मान लीजिए। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस मान लीजिए कि 5 = 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, 2 है, तो इसका x का 2 वैल्यू आएगा, अल्फा और बीटा। उसी तरह से क्वेश्चन में मान लीजिए कि x + 5 दिया हुआ है, तो x का पावर कितना है, 1 है, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में x का सिर्फ एक वैल्यू आता है। तो उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का पावर 2 है, तो इसका 2 मूल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए बाबू। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है कि sin θ = 4/5 दिया हुआ है। sin θ जो है, sin θ दिया हुआ है बाबू 4/5 और sin θ बराबर आपको पता है कि लंब बाई कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ट्रिपलेट आप लोग पढ़े होंगे 3 4 5, यानी कि 4 आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप निकालना भी जानते हैं कि बेस इक्वल टू क्या होता है बाबू, बेस इक्वल टू आपका होता है √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है 3 tan θ -5 cos θ -5 cos θ
और नीचे में क्या हो जाएगा 3 सेक थीटा, 3 सेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा, माइनस 4 कॉट थीटा। देखिए आप लोगों को पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बाई कर्ण होता है। कॉस थीटा इजकल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आधार बाई कर्ण होता है। और टैन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बाई आधार होता है। आप इसका ट्रिक भी जानते होंगे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। और इधर आप साइन थीटा लिख दीजिएगा, कॉस थीटा लिख दीजिएगा, इधर टैन थीटा लिख दीजिएगा। यानी साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, तो कॉसेक थीटा इजकल टू हो जाएगा एच बाई पी। उसी तरह से सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 टैन थीटा है, तो टैन थीटा बराबर मैंने क्या बताया है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका कितना आया है 3 आया है। उसी तरह से 5 कॉस थीटा इजकल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5 है। इधर आ जाइएगा 3 सेक थीटा, सेक थीटा इजकल टू क्या होता है h बाई बी होता है, और h का वैल्यू कितना है 5 है, और b कितना है b आपका है 3। तो यहाँ पे 3 लिखिए, और माइनस 4 कॉट थीटा इजकल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस आपका 3 है और परपेंडिकुलर है 4। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5, 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 4 माइनस 3 और नीचे में बचेगा 5 माइनस 3। डैट मीन्स 1/2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट्स में जरूर कुछ मैसेज कीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल में 7/8 की चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। कह रहा है कि उसका जो सामान्य चाल था, नॉर्मल स्पीड था, उसकी 7/8 चाल से चलता है, तो पहले की अपेक्षा कितना लेट पहुंचता है 20 मिनट की देरी करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका सामान्य टाइम क्या था, यानी नॉर्मल टाइमिंग क्या था। तो आप पहले मान लेते हैं कि उसका चाल 8 था, उसका जो चाल था पहले 8 था, तो बाद में कितना कर रहा है 7। पहले इसका 8 था तो बाद में चाल का 7/8, तो 8 से 8 कट जाएगा यानी 7। तो टाइमिंग यानी कि समय क्या होता है रिवर्स हो जाता है इसका, यानी पहले टाइमिंग 7 यूनिट था तो अब कितना टाइमिंग हो गया 8 यूनिट। तो कितना ज्यादा लग गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बाबू 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 20 मिनट, यानी 20 मिनट का लेट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका सामान्य चाल कितना था, तो सामान्य चाल था 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 20, डेट मीन 7 दूनी 14, 140 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा बाबू। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोग इसको नोट कीजिए सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और राम और रहीम के पास कुल कितना है 1210 रुपया है। 1210 रुपया टोटल मिला के राम के पास और रहीम के पास में है। यदि राम की धनराशि का 1/3, तो मान लेते हैं कि राम के पास जो धनराशि था उसका 1/3 जो है ये बराबर है किसके, रहीम के धनराशि के 2/5 के बराबर है। यानी कि रहीम के पास जो धनराशि है उसके 2/3 के 2/5 के बराबर है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन में तो कितना दिया हुआ 2/5 दिया हुआ है। तो यहां पे अनुपात निकाल लेंगे, राम और नीचे क्या करेंगे रहीम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 दूनी 6/5, यानी राम के पास अगर 6 यूनिट था तो रहीम के पास कितना यूनिट था 5 यूनिट था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ठीक है, तो राम के पास कितना था बाबू 6 यूनिट था, तो रहीम के पास कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट। तो 6 5 11, और 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना बाबू 1210 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1210/11 कीजिएगा तो 110 रुपया।
क्लियर है। तो पूछ रहा है कि रहीम के पास कितनी धनराशि थी, तो रहीम के पास धनराशि थी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 110 इंटू 5 करेंगे तो 550 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। फिर देखिए आते हैं इसके अगले क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एनटीपीसी का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई h है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोला जो होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो बेलन होता है, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की सिर्फ बात कीजिएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर ये r है और ये ऊंचाई अगर h दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच। और कुल अगर बात करेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें ई वाला नीचे वाला एरिया जो वृत्त का है और ऊपर वाला वृत्त का एरिया इंक्लूड कर देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r इंटू 2 पाई r h, और प्लस ये इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप कॉमन लीजिएगा, 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा तो आपका यहाँ पे बच जाएगा r और यहाँ पे बच जाएगा h। क्लियर है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं फिर से। देखिए आप आ जाइए कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना बताया, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको 1 मान लेते हैं, और इसको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, बेलन का हम 2 मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं, और गोला का रेडियस हम r1 मान लेते हैं। तो ये जो है दोनों बराबर नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, इसका आधा है, मतलब गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर वाला साइन लगाएंगे। ये तो चीज आप लोग पहले से जानते होंगे। अब देखिए क्या करते हैं कि पाई से पाई आप काट दीजिए दोनों साइड, इधर पाई कॉमन लीजिएगा। चलिए ना, 4 पाई r1 स्क्वायर, और इसमें क्या करते हैं कि 2 पाई कॉमन लेते हैं, 2 पाई r2 कॉमन लेते हैं, और एक 2 पहले से है तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, h, और यहाँ पे बच जाएगा r2 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए पाई से पाई यहाँ पे काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, और 4 से 4 काट दीजिए, और देखिएगा r1 का वैल्यू दिया हुआ है, गोले का रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था बाबू, 8 दिया हुआ था, और एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 दिया हुआ, r2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, बेलन का ऊंचाई पूछ रहा है, यानी h का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। क्लियर है। तो r स्क्वायर है r1 स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 यहाँ पे कर दीजिए, इक्वल टू r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए h, और r2 का वैल्यू फिर 4 लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 2 मर्त में कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप h का वैल्यू क्या लिखेंगे, 16 माइनस 4, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है, क्रमशः 18 और 15 है, और उनके दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। जस्ट इसके पहले क्वेश्चंस कराए हैं, सेम क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे, और समानांतर भुजाओं का योग लंबाई कितना दिया हुआ है, 18 और 15 दिया हुआ है, 18 प्लस 15
और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। तो 1/2, 15 और 18, 15 दूनी 30, 33 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12, तो 6 मर्त में कट जाएगा, तो 33 इंटू 6 कीजिएगा तो कितना होगा, 6 छत्री 18, 198 आपका आंसर हो जाएगा, 198। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक गोले में एक बेलन निर्मित है और गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, तो बेलन का आयतन का गोले के आयतन से क्या अनुपात होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला में एक बेलन निर्मित है, यानी गोला का जो है अंदर है आपका बेलन, ये इस हिसाब से, और बेलन का जो ऊंचाई है, गोले का जो त्रिज्या है वो बेलन की ऊंचाई का, अगर बेलन का ऊंचाई h है तो गोला का जो त्रिज्या है r का वैल्यू कितना है, 5/6 इंटू h है। तो कह रहा है कि बेलन के आयतन का गोले के आयतन से क्या अनुपात होगा। देखिएगा बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का गोले के आयतन से, बेलन का वॉल्यूम और बटा में क्या लिखना है, गोले का वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पाई आर ए स्क्वायर एच, पाई आर ए स्क्वायर इंटू एच होता है, और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू है, ठीक है। अब देखिए गोला का और बेलन का जो रेडियस है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे r1 लिख देते हैं और यहाँ पे r2 लिख देते हैं। पाई से पाई यहाँ पे काट दीजिएगा, पाई से पाई इसको काटिएगा, और 4/3 है तो ऊपर में ले जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा r1 स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे r2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेलन का एच हम मान लेते हैं कितना, बेलन का एच हम मान लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले का जो त्रिज्या दिया हुआ है, गोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि r2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, r2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, तो ऊंचाई अगर h है तो 5/6 h हो जाएगा r2 का वैल्यू। यहाँ पे तो r2 का वैल्यू पुट कर देंगे, h का भी वैल्यू हम मान लेते हैं h ही मान लेते हैं, बेलन का जो ऊंचाई है h है। चलिए अब यहाँ पे मामला फंस रहा है कि बेलन का रेडियस कितना ले, क्लियर है, यानी r1 का वैल्यू हम कितना ले, ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोले में एक बेलन निर्मित है, तो ये आपका गोला है, और गोला के अंदर जो है, गोला के अंदर क्या है, बेलन जो है इंक्लूड है। देखिए ये गोला दिया हुआ है और गोला के अंदर जो है ये बेलन है इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं कि बेलन का रेडियस हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ऊंचाई आपका h दिया हुआ है, ठीक है, और ये रेडियस हम निकालना चाह रहे हैं, ये रेडियस मान के चलिए, ये रेडियस r का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसको देखिए इसको मिला रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक जो, देखो ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम आते हैं फिर से। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा सही हो जाएगा। देखिएगा अभी हम बता रहे थे कि बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर ए स्क्वायर इंटू एच होता है, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्लियर है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, और
क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर यही बता रहे थे, ठीक है। कह रहे थे कि गोले में एक बेलन निर्मित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, ठीक है। तो आयतन देखिए, फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका कह रहा है कि बेलन का आयतन कितना लेंगे बाबू? बेलन का आयतन आपका होगा पाई आर ए स्क्वायर एच, और बटा में कह रहा है कि गोला का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो बेलन का रेडियस और गोला का रेडियस अलग अलग है, इसलिए इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले का जो त्रिज्या है, यानी गोले का त्रिज्या यानी R2 का जो वैल्यू है बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, और बेलन का ऊंचाई h मान लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो गोला आपका है, गोला के अंदर इंक्लूड है क्या? बेलन। इस तरह से बेलन इंक्लूड है। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस r, ठीक है। इसका अगर टोटल ऊंचाई h है तो आधा तक कितना ऊंचाई होगा? देखिए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो ऊंचाई होगा h/2 हो जाएगा, ठीक है, h/2 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? 5/6 इंटू h। तो यहां से r का वैल्यू निकाल लेंगे, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? √5/6 का स्क्वायर माइनस कितना? h/2 का स्क्वायर। तो यहां से आप निकालिएगा, देखिएगा, इधर करते हैं, तो √ कितना हो जाएगा? 25/36 माइनस 1/4। h को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, h बाहर, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 36 अगर एलसीएम लेते हैं तो 25 - 9 इंटू h होगा, तो 25 - 9 कीजिएगा तो 16। क्लियर है? 16 और बटा में 25h, और रूट से बाहर निकलेगा तो 16 का रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। नीचे में 36 है बाबू, तो 4 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा? 36 का रूट निकालिएगा तो 6, यानी कि 2/3 आ गया, h 2/3h आ गया। डेट मीन्स यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? मैंने बताया ऐसे पाई से पाई काट दीजिए और इसको ऊपर ले जाइएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे R1 का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना? 2/3h, और h का वैल्यू h पुट करेंगे, और यहाँ पे R2 का Q है, R2 का वैल्यू पुट करेंगे कितना? 5/6 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे करते हैं 3/4, R1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 2/3h, तो 2/3h इंटू 2/3h, और h की जगह पे h ही छोड़ देते हैं, और नीचे में क्या करते हैं? R2 स्क्वायर है, R2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 5/6, 3 बार है, स्क्वायर Q है, तो 5/6 इंटू 5/6h। देखिए, 3h ऊपर है, 3h नीचे है, तो ये कट जाएगा h। और इसके बाद और क्या क्या कटेगा? देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 4 से कट जाएगा। क्लियर है? और ये क्या करते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6 ऊपर करते हैं, और नीचे में बच गया कितना? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, और एक देखिए 3 बच रहा है यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 6 का 36, 36 दूनी 72, और 5 इंटू 5 इंटू 5 कीजिएगा तो 125, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया? 72:125। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिएगा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात कितना है? 3:5:8 है। देखिए, ए बी सी है, ए बी सी है, इसके क्षमता का अनुपात कितना है? 3:5:8 है।
क्लियर है? तो कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर अगर काम करता है तो 15 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी तीनों का कितना हो गया? 5 3 8, 8 5 13, 14 15 16। ठीक है, तीनों का इफिशियंसी का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 16, 16 इंटू 15, 15 6 90, 9 15 240। ठीक है, टोटल वर्क कितना? 240 यूनिट मान लीजिए। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद कह रहा है कि यदि वे ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं ए और बी। अगर एक दिन काम करता है ए और बी तो 5 और 3 8 यूनिट काम करेगा, और 12 दिन अगर काम करता है तो 12 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा? 8 इंटू 12 यानी 12 8 है 96 यूनिट काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचा बाबू? शेष काम, टोटल काम इसको करना था 240 यूनिट। 240 यूनिट में 96 यूनिट कर दिया तो 96 यूनिट घटा देंगे तो बचेगा कितना? 144। तो 144 यूनिट काम को कौन कर रहा है? अकेले कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी को कितना टाइम लगेगा? तो टाइमिंग निकालने के लिए वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। क्लियर? तो आपका कितना हो जाएगा? 88 64 18 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 10 और 22 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो माध्य निकालने के लिए तो आप लोगों को पता है कि सबका योग बटा में नीचे संख्या करेंगे। तो कितना कितना के बीच करना है? 10 और 22 के बीच में। तो 10 के और 22 के बीच में कौन सा अभाज्य संख्या? पहला तो आएगा 11। ठीक है, इसके बाद 12 13 आएगा, 14 15 16 17 आएगा और 19 आएगा। ठीक ना? इसके बाद 19 के बाद 20 21 नहीं आएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़िएगा। 11 का 13 का 17 और 19, और डिवाइड कीजिएगा कितना से? 4 से। तो आप 17 19 13 और 11 जोड़िएगा तो आपका आएगा 60। 60 बाई 4 कीजिएगा तो 15 चौके 60, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का आयतन कितना होगा। तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ पे अर्धगोला की बात कर रहा है तो अर्धगोला का आयतन हो जाए 2/3 पाई आर क्यू। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 इसमें पुट कर देंगे। 2/3 पाई में ही आंसर है तो पाई को इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9 9 दूनी 18 पाई इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि किसी घन का मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मुख्य विकर्ण का, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू एल। तो √3l का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो यहां से l का वैल्यू निकाल लेंगे, 12/√3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3। इसके बाद कह रहा है कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर क्या होता है? घन का वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एल क्यू। ठीक है, यानी कि 4√3 का होल क्यू करिएगा तो 4 का 16 16 चौका 64, 64 इंटू 3 कीजिएगा तो 192। ठीक है, कितना आ जाएगा बाबू? 192 √3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है किसी चट्टान पर बैठे एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और जो एक समान चाल से तट के प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो कह रहा है कि नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए ये चट्टान है आपका, और ये चट्टान पे अवनमन कोण हमेशा ऊपर में बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। ठीक है, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई नाव है, मान लीजिए यहाँ पर
तो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए एंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है, 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। वही कह रहा है कितना देर के बाद, जस्ट जो है 10 मिनट के बाद जो होता है नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहां से लेके यहां तक आपका कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, और 10 मिनट के बाद कितना डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए रेशियो का मेथड का यूज कीजिए। 60 के सामने tan 60 बराबर, आप लोगों को पता होगा कि tan 60 इजकल टू कितना होता है, √3/1 होता है, और tan 30 इजकल टू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 60 के सामने आपका कितना है, इसको हम √3 मान लेते हैं, इसको हम अगर √3 मान लेते हैं तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 60 इजकल टू √3/1, और 30 के सामने क्या होता है, 30 बराबर होता है 1/√3। तो इसको हम अगर 1 लेंगे तो इसको हम लेंगे √3, लेकिन इसको हम ऑलरेडी पहले से √3 मान लिए हैं, तो हम इसको √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/3, तो ये हो जाएगा √3 पहले से है, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 3। आप लोगों को ये चीज मेथड पता होगा। तो ये टोटल है 3 और ये है 1, यानी कि ये डिफरेंस कितना है, 2, और 2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 मिनट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइमिंग लगेगा, यानी ये है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 72 है, यदि उन संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, उन संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। 3, 5, 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 8 72 यानी 9। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच में घनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना है, 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 है और 2 है, तो अंतर कितना है, 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18,750 रुपया में करने का ठेका लेता है। ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेले काम करता है तो 20 दिन में करेगा, और बी अकेले अगर काम करता है तो 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी उस कार्य को अनुपात में भुगतान किया जाएगा। यानी सी को कितना रुपया दिया जाएगा टोटल, अगर 18,750 रुपया तीनों को दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी को कितना अमाउंट दिया जाएगा। अगर देखिए तो अमाउंट जो होता है, वेतन हमेशा क्या देता है, इफिशियंसी के अनुसार, या जितना काम कीजिएगा, जितना यूनिट आप काम कीजिएगा उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। तो अब देखिए ए अकेले अगर काम करता है तो 20 दिन में पूरा कर रहा है, और बी अकेले अगर काम कर रहा है तो 30 दिन में पूरा कर रहा है, और तीनों अगर मिल के काम करता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वे इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से, यानी ए बी सी तीनों मिल के पूरा करता है, तो ये कितना दिन में पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है तीनों मिल करके। तो अब देखिए कि अगर टोटल 1 यूनिट काम था, अगर टोटल 1 यूनिट काम था, तो 1 यूनिट काम में सी कितना काम करता है, ए अकेले अगर काम करता है तो 20 दिन में पूरा करता है, यानी 1 दिन में कितना काम करता होगा, 1/20 काम करता होगा, यानी 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8/20 काम किया होगा। उसी तरह से बी जो है 1 दिन में 30 दिन में करता है पूरा काम, तो 1 दिन में कितना काम किया होगा, 1/30, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8/30 काम किया होगा। तो ये दोनों का काम को एक काम किया है टोटल 8 दिन में 8/20, और
बी जो है टोटल काम किया होगा 8 दिन में 8/30 और टोटल 1 यूनिट काम हुआ होगा, तो सी का काम यहां से नहीं निकल जाएगा, एक में से ही दोनों का काम को घटा देंगे तो सी का काम निकल जाएगा। तो हम देखते हैं 1 माइनस 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 के 24 और प्लस 30 दूनी 60 यानी कि 16, कितना हो जाएगा 1 माइनस 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40/60 डेट मीन्स 1 माइनस 0 2/3, ठीक है 2/3 हो गया, यानी कि 1 माइनस 2/3 करेंगे यानी 1/3, यानी कि सी जो है टोटल काम का 1/3 भाग करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी टोटल काम का 2/3 भाग काम करता है। तो जब टोटल काम का 1/3 काम किया है तो इसको पेमेंट भी जो मिलेगा, ये टोटल पेमेंट 18,750 रुपया था, इसका 1/3 भाग इसको मिल जाएगा। डेट मीन्स इसको 1/3 की जगह तो 36/18 6250 रुपया इसको मिलेगा। ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकाल लेने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। देखिए अगर टोटल जो था उसका माध्य कितना है 12 है और उसमें से कह रहा है कि एक को निकाल देने के बाद में माध्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी फिक्स है कि जो निकाला गया है उसका वैल्यू कितना होगा 12 के बराबर ही होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।